हेलो एंड वेलकम अगेन टू जेके सिविल सर्विसेज। और आज के इस लेक्चर में हम अर्थ मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एज यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अर्थ मूवमेंट्स। द फर्स्ट वन इज़ रोटेशन एंड द सेकंड वन इज़ रेवोल्यूशन। रोटेशन की जब हम बात करते हैं तो सिंपली वी से द स्पिनिंग और टर्निंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सीज कॉजिंग डेज एंड नाइट्स, यानी कि अर्थ का अपनी एक्सीज पे रोटेट करना जिसकी वजह से डेज एंड नाइट जो है बनते हैं। एक्सिस मतलब वो लाइन जिसके अराउंड जो है अर्थ रोटेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक टेनिस बॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा कील आर पार डालेंगे तो उस कील के इर्द गिर्द वो टेनिस बॉल रोटेट करेगी। ठीक उसी तरह अर्थ भी रोटेट करती है अराउंड इट्स एक्सिस, यानी कि एक कील जैसे जिस तरह टेनिस बॉल में हमने आर पार डाला उसी तरह अर्थ भी उस एक्सीज के इर्द गिर्द जो है रोटेट करती है इन द सेम वे जिस तरह से एक टेनिस बॉल रोटेट करती है। बट यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि दिस एक्सीज इज ऑल्सो एज इमेजिनरी लाइन लाइक लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, कि ये एक्सीज जो है ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। जिस तरह लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइन्स थे, ये एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन है। रियलिटी में अर्थ के बीचों बीच ऐसी कोई लाइन जो है रन नहीं करती है। हम सिंपली एक्सिस का जो है कंसिडर करते हैं ताकि ये रोटेशन या रेवोल्यूशन वाली जो चीज़ें हैं ये मैकेनिज्म हमारे समझ में आए। दैट इज़ वाई वी से दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। ठीक है। और जब हम इस एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि डायग्राम पे दिखाया गया है कि ये एक्सिस जो है ये बिल्कुल भी बीचों बीच इसके स्ट्रेट में रन नहीं करती है। ये थोड़ी बहुत टिल्टेड होती है जिसको हम टिल्टेड कहते हैं कि अर्थ की एक्सिस जो है ये टिल्टेड शेप में जो है अर्थ में पाई जाती है, यानी कि ऐसे नॉट लाइक दिस। तो इस एक्सिस की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये अर्थ की एक्सिस जो है कि अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन जो होता है, ऑर्बिटल प्लेन मीन्स वो पाथ जिस पाथ पे चल के अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उस पाथ को हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। और ये एक्सिस जो है इस ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और अगर हम इस ऑर्बिटल प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर और ये एक्सिस इसके साथ एंगल बनाता है 23.5 डिग्रीज। अब यहाँ पे कंफ्यूजन की बात ये है या ध्यान रखने की बात ये है कि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है कि अर्थ की जो एक्सिस है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ कौन सा एंगल बनाती है या परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन कौन सा एंगल बनाती है। और हम अक्सर हमें ये दिखने में इजी क्वेश्चन लगता है और हम हड़बड़ाहट में जल्दी में हम इसको बिना ये देखे कि ये ऑर्बिटल प्लेन का पूछ रहा है एंगल या परपेंडिकुलर टू दैट ऑर्बिटल प्लेन ये एंगल पूछ रहा है, तो ये हमेशा बात याद रखना कि अर्थ की जो एक्सिस है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ जो है 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये अगर हम उस ऑर्बिटल प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे उसके साथ 23.5 डिग्रीज का एंगल बनाती है। दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और डायग्राम को अंडरस्टैंड करो बिकॉज डायग्राम्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। जिसने डायग्राम को समझ लिया उसने ज्योग्राफी को समझ लिया। और इसी रोटेशन की वजह से इसी एक्सिस पे जब अर्थ रोटेट करती है लाइक ए सेड इन द फर्स्ट लेक्चर वेस्ट टू ईस्ट, तो इससे डेज एंड नाइट्स बनते हैं। तो डेज एंड नाइट्स कैसे बनते हैं? सिंपली रोटेशन के दौरान वो पार्ट ऑफ द अर्थ जो सन के सामने आता है तो वहाँ पे डे लाइट होती है यानी कि डे होता है। और वो पार्ट जो सन के अवे होता है जहाँ पे सन की रोशनी नहीं पहुँचती है उसको हम जो है वहाँ पे नाइट वो ऑब्जर्व करेंगे वो एरिया। तो इस वजह से यही पैटर्न जो है हर 24 घंटे में रिपीट होता है। दैट इज़ वाई वी से दैट रोटेशन काजेज डेज एंड नाइट्स, जिसकी वजह से ये मूवमेंट रोज रोज पाई जाती है। दैट इज़ वाई वी से दैट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेली मूवमेंट। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन इज अनदर मूवमेंट ऑफ द
अर्थ, और ये मूवमेंट जो है द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एट द रेट ऑफ 18.5 माइल्स पर सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काजिंग सीजन एंड वेरिएशंस ऑफ डे एंड नाइट, कि जो है इस वाली मूवमेंट से सन के इर्द गिर्द जो अर्थ अपनी एलिप्टिकल ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर पाथ जहाँ पे वो रोटेट रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द, उसको हम एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। ठीक हर किसी प्लेनेट का अपना अपना ऑर्बिट होता है जिस पर ये चल के, इस पाथ पे चल के ये सन के इर्द गिर्द जो है रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। तो यही जो सफ़र इसका है, तो ये 365 डेज एंड 6 आवर्स में जो है ये कंप्लीट करता है अपनी जो है रेवोल्यूशन सन के इर्द गिर्द, यानी कि एक साल में इसका ये सफ़र जो है कंप्लीट होता है और फिर इसी तरह रिपीट होता है, जिसकी वजह से हम इसको एनुअल मूवमेंट कहते हैं। लाइक रोटेशन को हम डेली मूवमेंट कहते हैं, इसको हम एनुअल मूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साल में है जो है अर्थ जो है अपना सफ़र तय करती है सन के अराउंड। और इसके बाद हम जो है इस सन और अर्थ की मूवमेंट की वजह से जो हम इसके सफ़र में, इस रिवॉल्यूशन के सफ़र में बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं जिनका याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर फ्रेशर्स के लिए। वो जानने से पहले, मूवमेंट से पहले, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हम यूजुअली कहते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। उस हिसाब से देखा जाए तो सन ही मूव करता है, लेकिन ये सिर्फ एक अपैरेंट मूवमेंट होती है जिससे हमें लगता है कि सन ही ईस्ट में राइज हो गया और सन ही वेस्ट में जो है सेट हो गया, लेकिन असल में जो है होता ये है कि अर्थ का पहले जो है हिस्सा, जब कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो सन के सामने पहले ईस्ट वाला पोर्शन आता है, ईस्ट वाला पार्ट आता है, जिसकी वजह से सन की लाइट पहले हर किसी जगह पे जो है ईस्ट से पड़ती है, और चूंकि अर्थ जो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट करती है, जिसकी वजह से जो है पहले सन अर्थ का हर किसी जगह का ईस्ट वाला पोर्शन जो है, ईस्ट वाला एरिया सन के सामने आ जाता है, तभी हम कहते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। असल में ये अर्थ मूव कर रही होती है, लेकिन हमें लगता है कि ये सन मूव कर रहा होता है, जिसको हम अपैरेंट मूवमेंट कहते हैं, कि वो मूवमेंट जो हमें दिखता है लेकिन वैसा नहीं होता है। ठीक उसी तरह जब हम किसी ट्रेन में, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमें बाहर से लगता है कि बाहर से जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, मकान वगैरह हैं, वो पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन असल में हम आगे आगे जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि पेड़ जो पीछे पीछे चल रहे हैं उसको भी हम अपैरेंट मूवमेंट कहते हैं। ठीक उसी तरह एक्चुअल में अर्थ मूव करती है, बट हमें लगता है कि सन मूव करता है। तभी मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन जो है अर्थ जो है ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। इस वाले पॉइंट को याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट जो है इसी की वजह से सनराइज और सनसेट होता है। तो आप याद रखोगे आज के बाद कि सन जो है मूव नहीं करता है, असल में ये अर्थ मूव करती है, और अर्थ जो रोटेट करती है ये वेस्ट ईस्ट रोटेट करती है, और इसके वेस्ट ईस्ट रोटेट करने से ही सन जो है पहले जो है लाइट जो पड़ती है वो ईस्ट वाले पोर्शन पे पड़ती है। ठीक, और इसी अपैरेंट मूवमेंट की वजह से, यानी कि अब हम कंसिडर करेंगे सन ही मूव करता है, इसी अपैरेंट मूवमेंट की वजह से जो अर्थ जो है इर्द गिर्द घूमती है सन के अराउंड, इस वाली सफ़र में कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जिनका याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर फ्रेशर्स के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करेंगे ये इक्वेटर एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला पोर्शन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम कंसिडर करते हैं कि ये जो सफ़र है कि सन जो बिल्कुल ओवरहेड होता है इक्वेटर पे ऑन 21 मार्च, 21 मार्च को सन बिल्कुल ओवरहेड होता है, बिल्कुल इक्वेटर पे
12 मार्च को, जिसको हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। इक्विनॉक्स मीन जब दिन और रात की ड्यूरेशन एक जैसी होती है। तो सन जब इक्वेटर पे होता है तो उसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। उस टाइम पे, साल के उस टाइम पे, उस दिन पे जो है दिन और रात एक जैसे जो होते हैं, ड्यूरेशन इनकी इक्वल होती है, यानी 12 आवर्स की। फिर जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है ये सन, तो समर की हम बात करते हैं, तो ये सन जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंचता है तो उसको हम समर सॉल्स्टाइस कहते हैं। सॉल्स्टाइस का मतलब है अनइक्वल डेज एंड नाइट्स। इसका मतलब है कि सन इस टाइम पे बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड होता है। सन की रेज बिल्कुल ओवरहेड होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और ये कब होता है? ये होता है 21 जून को। इस दिन को सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे, उसका मतलब है शॉर्टेस्ट नाइट। इस वाले डेट में 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, इस वाले दिन को 21 जून को लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है उसका बिल्कुल अपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। इसका मतलब ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या साउदर्न हेमिस्फीयर पे उस दिन शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट होगी। ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता होगा उसका बिल्कुल अपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में होता होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर 24 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है, उसका मतलब है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ठीक उसी लैटिट्यूड, अपोजिट नंबर ऑफ लैटिट्यूड पे जो है शॉर्टेस्ट जो है डे होगा, लॉन्गेस्ट नाइट होगी। उसके बाद सन अपना सफ़र फिर तय करता है इक्वेटर की तरफ, और इक्वेटर पर ये पहुंचता है 23 सितंबर को। इस टाइम को भी इक्विनॉक्स कहते हैं, जिस तरह से हमने 12 मार्च वाले दिन को इक्विनॉक्स बोला था। अब इक्विनॉक्स ये एक सीज़न में होता है, ये एक सीज़न में होता है, तो इस वाले इक्विनॉक्स को हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, क्योंकि स्प्रिंग का टाइम होता है। और इस वाले इक्विनॉक्स को हम ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। डेट्स याद रखनी है, कंसेप्ट याद रखना है। इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स, सॉल्स्टिस मीन्स अनइक्वल ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट। उसके बाद ये ठीक उसी तरह जिस तरह ये 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचा था, उसी तरह ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंचेगा 23 दिसंबर को। तो उस दिन क्या होगा? अगर वहाँ पे जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था और लॉन्गेस्ट डे था और शॉर्टेस्ट नाइट थी, इसका मतलब है इस दिन को भी जो है शॉर्टेस्ट नाइट और लॉन्गेस्ट डे होगा। फिर से मैं बताना चाहूँगा, सन अभी हम पहुँच गया 23 दिसंबर को। इस दिन को यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी। इसका बिल्कुल अपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम के अराउंड होगा, यानी कि 23 दिसंबर को होगा। उस दिन पे क्या होगा? इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। तो ये कब होता है? 23 दिसंबर को, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इस सारे मैकेनिज्म से, मूवमेंट से हमें ये बात पता चली कि सन जो मूव करता है ये विद इन दीज 2 और 3 लाइन्स या लैटिट्यूड मूव करता है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। इन्हीं के बीच में ये अपनी मूवमेंट करता है, जिसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। इस वाले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जानते हैं। और इसमें हम इक्विनॉक्स 2 बार आ गया, और सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस 2 बार हो गया। अब और एक लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आर्टिक सर्कल कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे आर्टिक सर्कल पे जो होता है इसी टाइम के अराउंड, जब यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होगी, यानी कि 21 जून के अराउंड, तो यहाँ पे बिल्कुल 24 आवर्स का डे होगा। साउथ पोल, नॉर्थ पोल पे
6 मंथ्स का डे होगा, बिकॉज द सन इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे होगा, यहाँ पर 24 घंटे की रात, यहाँ दिन, तो इसका मतलब है एंटार्क्टिक सर्कल पे 24 आवर्स की नाइट होगी। यहाँ पे अगर 6 मंथ्स का दिन रहा होगा तो यहाँ पे 6 मंथ्स की नाइट उस टाइम पे होती होगी। तो यही मैकेनिज्म रिपीट होता है, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कुछ भी होता है उसका अपोजिट बिल्कुल जो सीज़न जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो डायग्राम को, इस मैकेनिज्म को बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखना, समझना। जिसको ये मैकेनिज्म याद रहेगा उसको एग्ज़ाम में इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है तंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हुए हमने ये जाना कि कैसे रेवोल्यूशन से सीजन्स बनते हैं। जैसे कि रोटेशन से डेज और नाइट्स बनते हैं, ठीक उसी तरह रेवोल्यूशन से सीजन्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल अराइज होता है कि आखिर इस सब में मूवमेंट जो हमने पढ़े, आखिर इस सब में इस एक्सीस का या टिल्टेड एक्सीस का क्या रोल है। तो ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये अर्थ की एक्सीस का टिल्ट नहीं होता, इसका टेढ़ापन नहीं होता, तो अर्थ पे हर किसी जगह पे इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होते, यानी कि डेज और नाइट्स की ड्यूरेशन जो है इक्वल होती है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि एक तो इसी सीजन्स बनते हैं और वेरिएशन ऑफ लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट। तो इस टिल्ट की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि सीजन सिर्फ रेवोल्यूशन से नहीं बनते हैं, बल्कि अगर अर्थ की टिल्टेड एक्सीस नहीं होती तो सीजन्स इस तरह से नहीं बनते हैं। और साइमल्टेनियसली आपने ये जाना कि इस एक्सीस का, टिल्टेड एक्सीस का क्या रोल होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस मूवमेंट की वजह से जो ये अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द मूवमेंट जो करती है, इससे और कोई मैकेनिज्म जो है मत ना होता है। तो डिफरेंटली होता है, क्योंकि जब ये अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द मूव करती है, ये इसके इर्द गिर्द मूव करती है, ठीक है। तो जो मून है, जो कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ये मून जो है ये अर्थ के इर्द गिर्द जो है मूव करती है, रिवॉल्व करती है। तो सीधी सी बात है कि ऐसे भी जो है टाइम आता होगा, ऐसे भी जो है दिन आते होंगे कि जब कभी जो है सन और मून के बीच में अर्थ आएगी, या कभी मून चल के यहाँ पहुँचेगी और सन और अर्थ के बीच में ये मून आती होगी। तो इस दौरान क्या होता होगा, इस दौरान जो होता है उसी को हम इक्लिप्सिस कहते हैं। समझ आ गया। तो इस दौरान जो होता है उसी को हम इक्लिप्सिस कहते हैं। तो इक्लिप्सिस होता क्या है कि जब किसी सोर्स ऑफ लाइट का दूसरे जो है किसी ऑब्जेक्ट जो है उसको लाइट उसकी रोकता है, ब्लॉक करता है, इंटरवेंशन करता है, तो उसको हम इक्लिप्स कहते हैं। और ज्योग्राफी के कंसेप्ट से अगर हम देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, तो ब्लॉकिंग और ऑब्स्क्योरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन सोर्स बाय द इंटरवेंशन ऑफ अनदर बॉडी। जब किसी सोर्स ऑफ लाइट को दूसरी कोई बॉडी जो है इंटरफेयर करती है, इंटरवेंशन करती है, तो उस वाले मैकेनिज्म को हम इक्लिप्स कहते हैं। जैसे कि सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स हो गया। और इसका मतलब ये हो गया कि जब सन, लाइट ऑफ सोर्स यहाँ पे सन है, तो कभी इसके बीच अर्थ आएगी या कभी इसके बीच मून आएगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो इक्लिप्सेस होते हैं पाए जाते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे। अगेन वी विल मूव टू द डायग्राम। तो डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब सन, मून और अर्थ, जब सन, मून और अर्थ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो उस वाली पोजीशन को हम साइज़ाइगाई बोलते हैं। यानी कि ये वो मैकेनिज्म होता है जिस टाइम पे कोई सी भी सेलेस्टियल बॉडीज एक ही लाइन में होते हैं। ये इस दो टाइप्स का होगा, या
जो है मून सन एंड अर्थ के बीच होगी या अर्थ जो है ये सन एंड मून के बीच होगी। तो इन दोनों पोजिशनों को हम अपोजिशन और कंजक्शन कहते हैं। हम ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहली सिचुएशन पर हम डिस्कस करेंगे कि जब सन और मून के बीच में अर्थ होगी तो सन की लाइट इस पे पड़ेगी, सन की लाइट अर्थ पे पड़ेगी, अर्थ की शैडो जो है वो मून पे पड़ेगी। तो ऑब्जर्वर कहाँ पे है? ऑब्जर्वर हमेशा अर्थ पे है। ऑब्जर्वर ना तो मून पे है ना तो सन पे है। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज ऑन द अर्थ। जब इस ऑब्जर्वर के एक साइड में मून होगी, एक साइड पे सन होगा, यानी कि अपोजिट एंड्स पे, एक अपोजिट एंड पे मून होगी, एक अपोजिट एंड पे सन होगा, यानी कि अपोजिशन वाली पोजीशन होगी। तो इस वाली जो है सीक्वेंस को, साइज आई गई वाली पोजीशन को हम अपोजिशन कहेंगे कि जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में होगी, या जब अर्थ के एक साइड से मून होगी और दूसरे साइड से जो है सन होगा। तो इस वाली पोजीशन पे क्या होगा? तो इस वाली पोजीशन में ये होगा कि सन की लाइट जो है ये अर्थ पे पड़ेगी, अर्थ की शेडो जो है ये मून पे पड़ेगी। दैट मीन शेडो फॉर्मड ऑन द मून। तो उस वाली सिचुएशन को हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। इन इक्लिप्स को हम उर्दू में ग्रहण बोलते हैं। यूजुअली हम इनको ग्रहण बोलते हैं। उसका मतलब ये हो गया कि लूनर वाली जो लूनर इक्लिप्स जो होगा ये कब होगा? जब अपोजिशन वाली पोजीशन होगी, या सिंपली जब अर्थ जो है सन और मून के जो है बीच में आएगी। तो शैडो जब जो है मून पे पड़ेगी तो उस वाली पोजीशन को हम अपोजिशन कहेंगे। और उससे जो इक्लिप्स जो है आकर होगा जो है तो उसको हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है। और इस लूनर इक्लिप्स की वजह से फुल मून ऑब्जर्व की जाती है। फुल मून मीन्स कि ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है, सन की लाइट यहाँ से पड़ती है, ठीक है, ये वहाँ से कुछ लाइट जो है रिफ्रैक्ट करके मून पर पड़ती है और इस ऑब्जर्वर को सन की आने वाली लाइट जो अर्थ से पड़ते हुए मून पे पड़ते, इसको ये मून पूरी दिखती है, जिसकी वजह से हम इसको फुल मून कहते हैं। नेक्स्ट वाली सिचुएशन को डिस्कस करते हैं जिसमें सन और अर्थ के बीच में मून आ जाती है। पहली सिचुएशन में, अपोजिशन वाली सिचुएशन में जो है अर्थ जो आती थी सन और मून के बीच, लेकिन इस वाली सिचुएशन में जिसको हम कंजक्शन के नाम से जानते हैं, इस वाली सिचुएशन में मून ही जो है वो सन और अर्थ के बीच में आती है। और सन की लाइट जब पड़ती है मून पे तो मून की शेडो जो है वो अर्थ पे पड़ती है, यानी कि शेडो जो है दैट इज फॉर्म ऑन द अर्थ। और इस वाली सिचुएशन को हम सोलर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। यानी कि सोलर इक्लिप्स तभी होता है जब कंजक्शन की पोजीशन होती है, यानी कि मून जो है वो जो है अर्थ और सन के बीच में होगी। और इस वाले जो है जिस तरह पोजीशन वाले जो है कंडीशन में फुल मून होता था, इसी तरह कंजक्शन वाली पोजीशन में न्यू मून जो है ऑब्जर्व किया जाएगा यहाँ पे। लेकिन न्यू मून का मतलब है नई मून नहीं, बल्कि सन की लाइट जब मून पे पड़ती है तो जो ऑब्जर्वर जो है अर्थ पे है तो उसको मून का डार्क पार्ट नज़र आता होगा, या मून नहीं नज़र आती होगी क्योंकि उस पर लाइट नहीं पड़ती है। जिस चीज़ पे लाइट पड़ती है हमारी आंखें उसी को देख पाती है, जिस चीज़ पे लाइट नहीं पड़ती है हमारी जो है नज़र में वो चीज़ें नहीं आती है। ठीक उसी तरह सन की लाइट जो है अर्थ के इस वाले पोर्शन, मून के इस वाले पोर्शन पे पड़ गई, लेकिन ऑब्जर्वर को मून नज़र नहीं आ गई, जिसको हम न्यू मून या जिसका मतलब होता है नो मून वाली सिचुएशन होती है, या जिसको हम उर्दू में अमावस जो है के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये चार चीज़ें जो है जिसमें जो है साइज गए वाली जो है पोजीशन आ गई, जिसमें जो है फुल मून वगैरह, फुल मून न्यू मून का कंसेप्ट आ गया, जिसमें अर्थ की सन की वेरियस पोजीशन के बारे में बात आ गई। तो इन जो है कंसेप्ट्स के बारे में अक्सर जो है बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, खासकर फ्रेशर्स जो है इनको ये बहुत कंफ्यूज करते हैं कि किस टाइम पे क्या होता होगा। गोया कंजक्शन के टाइम पे फुल मून होगी, कंजक्शन के टाइम पे न्यू मून होगी, उस पर सोलर इक्लिप्स होगा, उसके लूनर इक्लिप्स होगा। तो
इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, लाइक कि रिसेंटली ये क्वेश्चन जो है रिसेंटली प्रीलिम्स एग्ज़ाम में केस के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया था। लेकिन आपको इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है, GOLF। जी मीन जोग्राफी से रिलेटेड कंसेप्ट है, O मीन्स अपोजिशन, L मीन्स लूनर एंड F मीन्स फुल मून। यानी कि जब अपोजिशन वाली जो है कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, तो उस टाइम पे लूनर इक्लिप्स होगा और उस टाइम पे फुल मून होगी। यानी कि जब ये वाली पोजीशन होगी तो इसको हम गोल्फ के नाम से याद रखेंगे, ट्रिक से याद रखेंगे। यानी कि इस वाली पोजीशन में अपोजिशन होती होगी, यानी कि अर्थ के एक साइड पे मून और एक साइड पे सन होता होगा। लूनर इक्लिप्स इस दिन पाया जाएगा और फुल मून इस दिन ऑब्जर्व की जाएगी। जब आपको एक मैकेनिज्म याद रहेगा इस ट्रिक से, तो दूसरा मैकेनिज्म जो है खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसकी अर्थ की मूवमेंट्स जो हमने पढ़ी, सन की मूवमेंट्स हमने पढ़ी या मून की मूवमेंट्स हमने पढ़ी, तो इन मूवमेंट्स की वजह से होता क्या है कि इनसे टाइड्स होती हैं, इनसे टाइड्स जो है होती है। और वो टाइड्स होती क्या है, दैट आर द पीरियडिक राइज एंड fall of ocean water caused by the combined effects of gravitational force of sun and moon on the earth and its rotation। मतलब ये है कि जब सन और मून जो है अर्थ पे, या तो अर्थ यहाँ पे होगी या अर्थ यहाँ पे होगी, जब इनके ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस पे अर्थ पे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अप्लाई करेंगे, उनकी वजह से टाइड्स जो है होती है, कंबाइंड इफेक्ट से टाइड्स होती है, या जिनको हम लहरें होती है ओशन वाटर्स में पाई जाएंगी, तो उस मैकेनिज्म को हम टाइड्स कहते हैं। तो होता क्या है कि अगर सन और अर्थ और मून जो है अपोजिशन वाली पोजीशन में होंगे, तो सन एक तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, मून दूसरे साइड से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस वाले में जो है टाइड्स का रेंज बहुत ही वाइड होगा, जिसको वाइड रेंज टाइड्स हम कहते हैं, या जिसको हम सुप्रीम टाइड्स के नाम से जानते हैं। दैट हैव नथिंग टू डू विद द सुप्रीम सीजन, या ऐसे ही नाम दिया जाता है उनको। और दूसरी सिचुएशन में जब सन और मून जो है ये अपोजिट वाली डायरेक्शन में होंगी, इस वाली पोजीशन में राइट एंगल की पोजीशन में होंगी, तो इस टाइम पे इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और अर्थ में जो ओशन वाटर है उस पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं अप्लाई हो पाएगा जो अपोजिशन वाली पोजीशन पे होता था। तो इस टाइम पे जो है नैरो रेंज टाइड्स पाई जाएंगी, जिसको हम नीप टाइड्स के नाम से जानते हैं। तो याद इतना ही रखना है कि टाइड जो होती है ये पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर होता है, जो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन का और मून का, उस पर अप्लाई जो है अर्थ पे होता है, और रोटेशन की वजह से जो है उसमें भी टाइड्स होती है। मैकेनिज्म इनका जो है आपको उतनी डिटेल में नहीं जाना है, बस यही फैक्ट्स याद रखने हैं। तो आज की जो वीडियो में इतना ही, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।